हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप लोगों का सीरीज का आज तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड अपलोड कर दिया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, जाकर के उसको आप देख लीजिए। बच्चों, अक्सर बच्चों को जो है दिक्कत इस बात का होता है कि सर ऑब्जेक्टिव की तो हम लोग का तैयारी हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव का तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कोई नहीं करा पा रहा है। तो बच्चों, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आप लोगों से जो वादा किया था कि आपको पूरा सीरीज कंप्लीट करा देंगे। अगर उस पूरा सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका जो है एग्जाम में इस सीरीज से आपका जो है सब्जेक्टिव का छूटने वाला नहीं है। इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का देने वाले हैं। तो मैं आज जो आप लोग का ज्योग्राफी का जो है ये तीसरा क्लास लेकर के आए हैं, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लिया गया है वो स्पेशल 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को भाई नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको सीरियस होकर के आराम से अच्छे से किसी स्थान पे बैठ लीजिए और पूरे क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। जिसका आंसर आपको नहीं मालूम होता है उसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो भी है ना वो भी जो है जुड़ पाएंगे, है ना। तो जब सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देख पा रहे होंगे ये आपका भाई तीसरा क्लास है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये तीसरा आपका पार्ट 3 लेके आए पूरे किताब से चुन करके, ठीक है, स्पेशल आपका 2026 के एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से देखेंगे, बारीकी से, है ना। चलिए, तो डियर यहां देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सिलिकॉन घाटी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग डबल स्टार लगा दीजिएगा। सिलिकॉन घाटी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या। आप लोग लिखिएगा क्या सिलिकॉन घाटी के बारे में, कि यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को के एरिया में, है ना, वेब एरिया में स्थित है। ऐसा क्षेत्र है जो विश्व के सबसे प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी हब कहा जाता है, यानी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का केंद्र माना जाता है। किसको? कैलिफोर्निया के जो है ना, ऐसा क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा जो है सूचना प्रौद्योगिकी माना जाता है, यानी आईटी हब माना जाता है, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां यहां पर जो है इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का एक केंद्र है। याद रहेगा कौन सा भाई? तो याद रखिए सिलिकॉन घाटी, जो कि आपको याद रखेंगे। अगर वही पूछा जाए इसका, अगर देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका मुख्य विशेषता क्या है, तो अगर विशेषता की अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए इसका विशेषता क्या है, अगर इसका मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो भाई इसका स्थान है, ये घाटी सैन फ्रांसिस्को और सैन जोस के बीच स्थित है। ये स्थान कहां पे है? ये सैन फ्रांसिस्को और सेंट जॉन्स के बीच जो है ये स्थित है। उसकी बात करें इसका नामक उत्पत्ति, यानी सिलिकॉन जो नामक उत्पत्ति कहां से हुआ था, इसका याद रखिएगा। ये एक सिलिकॉन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहां शुरुआती दिनों में जो है ये कंप्यूटर चिप यानी सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, यानी कंप्यूटर का जो चिप बना होता है किसका बना होता है भाई? सिलिकॉन का बना होता है, और उसी के नाम पर इसका नाम सिलिकॉन घाटी पर है। बनाने वाली कंपनियां स्थापित हुई थी जो कि सिलिकॉन तत्व का उपयोग करते थे, इसलिए इसको सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया था। याद रहेगा आप लोग को ये सारे पॉइंट अच्छे से भाई ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सिलिकॉन घाटी क्या है? ये सैन फ्रांसिस्को का एक जगह है जहां पर बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां स्थापित है। कहां पर? अमेरिका का कैलिफोर्निया, याद रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसका मुख्य स्थान विशेषता क्या है, ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे भाई इसका, अब देखेंगे इसका मुख्य विकास का श्रेय क्या है इसका। तो देखिए विकास का श्रेय की अगर बात करेंगे भाई तो याद रखिएगा, विकास का श्रेय की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेडरिक टरमान, है ना, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो अपने छात्रों को, है ना, छात्रों को स्थानीय स्तर का उद्योग लाने के लिए जो है प्रेरित किया था। उन्होंने उद्योग और शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ा दिया, और जिससे ये जो है क्या हो गया, ये क्षेत्र जो है बहुत तेजी से विकसित होने लगा। ये सभी के सभी इसका क्या है भाई, इसका उद्देश्य बता रही है सभी के सभी, ठीक है। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपको याद रखेंगे, सिर्फ आपको एक चीज आपको याद रखना है, विकास का श्रेय किसको जाता है। अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जिसका नाम क्या है, फ्रेडरिक टरमान, है ना, यानी टरमान जो स्टैनफोर्ड, है ना, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है क्या प्रोफेसर थे। बस इसका इतना नाम याद रखना है, यही जो है भाई ना इसका मुख्य उद्देश्य में, ये आपको पॉइंट याद रखना बहुत हराल में। अब देखिए इसका चौथा, इसका उद्देश्य क्या है भाई। चौथा, इसको उद्योग की बात करें तो उद्योगों की क्या उपस्थिति, यानी इसका चौथा, अगर चौथा उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका क्या है, उद्योगों की उपस्थिति। मतलब जैसे कि यहाँ क्या है भाई, गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, इंटर है ना, इंटर हुलेट है, उसका पैकार्ड है, उसके बाद एचपी है,
है ना, ऑरेकल जैसी जो है विश्व प्रसिद्ध कंपनियां यहां पर जो है स्थित है। तो आप सोचिए कि सिलिकॉन घाटी में ये सभी के सभी कंपनियां जो है कहां पे स्थित है भाई, याद रहेगा आप लोगों को, या एप्पल, फेसबुक, इतना सारा बड़े बड़े जितने सारे एचपी वगैरह बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब के सब जो है यहां पर क्या है भाई, स्थापित है। याद रहेगा ना आप लोगों को, ये सारी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्षेत्र नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी अनुसंधान के लिए जो है जाना जाता है। ये क्षेत्र नवाचार हो गया, स्टार्टअप के लिए, है ना, ये सब जो है जाना जाता है। ये क्षेत्र ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिलिकॉन घाटी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अब देखिए इसका विश्व में इसका प्रभाव क्या है, यानी सिलिकॉन घाटी का इसका विश्व स्तर पर क्या इसका प्रभाव है। तो इसका विश्व के स्तर की अगर बात करेंगे इसका प्रभाव की, तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन घाटी को मॉडल को देखकर दुनिया के अन्य देशों ने भी ऐसे ही जो है प्रौद्योगिकी यानी पार्क यानी आईटी हब बनाया गया है। मतलब ये सिलिकॉन घाटी की का इतना इफेक्ट पड़ा है कि और बहुत सारे देश जो है इसको देख करके जो है इससे प्रभावित होकर के बहुत सारे अपना जो है अपना खुद का जो है आईटी हब खोला है। जैसे अपना भारत का आईटी हब भी है ना, वही सिलिकॉन घाटी से जो है प्रभावित होकर के अपना भारत में भी स्थापित किया गया, जहां पे कहां पे है, बेंगलोर में है, जो कि आपको बता रहे हैं। भारत में जैसे बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन जो है वैली कहा जाता है, यानी कि क्या है भाई, भारत का आईटी हब है, याद रहेगा ना आपको। यानी भारत की सिलिकॉन वैली जो है कहा जाता है किसको, बेंगलोर को। ये आप लोग याद रखिएगा। तो किससे प्रभावित होकर के, ये जो है किससे प्रभावित होकर के, यही जो है ना, किसका, सिलिकॉन घाटी से प्रभावित होकर के जो अपना बनाया गया है। तो ये सारी चीज आपको मुख्य विशेषता, स्थान भी याद रखिएगा, नाम की उत्पत्ति कैसे हुआ था, है ना, विकास का श्रेय किसको जाता है। तो मैंने बताया था फ्रेडरिक टर्मान को जो है इसका जो विकास का श्रेय माना जाता है। उद्योगों की उपस्थिति, अब कितने सारे उद्योग वहां पर उपस्थित है, कितने सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आपका वैश्विक में इसका प्रभाव क्या पड़ा है, जो कि बहुत सारे देश उसके प्रभावित होकर के अपना देश के नाम पर जो है ना सिलिकॉन घाटी बनाया गया है, जो कि आपको याद रखना है। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि चीजें आपको भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इन चीजों को समझने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए कि जैसे क्रियाकलाप के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्रियाकलाप कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में। अब आज हम लोग बात करेंगे एक प्राथमिक क्रियाकलाप और एक द्वितीय क्रियाकलाप, इन दोनों का अंतर देखेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप आपको पता ही होगा, जो हम लोग सीधे सीधे प्रकृति के चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपका प्राथमिक क्रियाकलाप आ जाएगा, जो कि खास करके गांव के लोग इसमें जो है संलग्न रहते हैं, है ना, इसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, ये दोनों में हम लोग डिफरेंट देखेंगे। तो चलिए पहले प्राथमिक क्रियाकलाप की बात करती है क्या। देखो वह गतिविधियां जो प्राकृतिक से सीधे सीधे जो है संसाधन प्राप्त करते हैं, यानी प्राकृतिक की चीजों को जो हम लोग सीधे सीधे अपना संसाधन यानी बनाते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है द्वितीय क्रियाकलाप में, इसका अगर परिभाषा, ये सब परिभाषा बताया मैंने, अभी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का परिभाषा मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप का, आपका परिभाषा देखते हैं। वह गतिविधियां जो कच्चे माल को, है ना, उपयोगी वस्तुओं में बदल ली जाती है। भाई तो देखिए उद्योग में जाकर के, है ना, इसको जो क्या करते हैं भाई, इसको जो अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब कच्चे माल को हम लोग क्या करते हैं, अपने उपयोगी वस्तु में बदलते हैं। किसमें जाकर के भाई, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग जो है उसको, उसका मूल्य को बढ़ा देते हैं, है ना, उससे परिवर्तन करके अपना उपयोगी के लिए जो है ये जो क्या करते हैं, वस्तु को यानी संसाधन को हम लोग तैयार करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा किसमें भाई, ये होगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप में। जैसे कि गेहूं क्या प्रकृति की चीजों से हम लोग प्राप्त किए, है ना, उसके बाद गेहूं को कहां लेके जाते हैं, उद्योग में लेके जाते हैं। तो उद्योग से गेहूं क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो वो आपका हो गया क्या, द्वितीय क्रियाकलाप आ जाएगा। चलिए अब आपको देखना है, यहां देखिएगा उदाहरण, अगर बात करें इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन, मछली पालन एंड आपका खनन आ जाएगा, वनों की कटाई। ये सब के सब आपका प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। अगर वही बात करें इसका क्या आ जाएगा, आपका कपड़ा उद्योग आ जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग आ जाएगा, चीनी मिल आ जाएगा, निर्माण कार्य आ जाएंगे। ये सभी के सभी आपका द्वितीय क्रियाकलाप का ये सभी के सभी उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ना भाई, एक एक पॉइंट को अच्छे से रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, रटने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए ओके। अब हम देखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे कच्चे माल पर जो है, कच्चे माल पर निर्भरता। देखिए कच्चे माल पर निर्भरता प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन पर जो है पूर्णतः निर्भर रहते हैं। किसमें, कच्चे माल की जो है निर्भरता में, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो सीधे सीधे प्रकृति की चीजों पर निर्भर रहते हैं। और ये क्या होता है, प्राथमिक गतिविधियों से जो प्राप्त कच्चे माल होता है उस पर निर्भर होता है। यानी प्राथमिक गतिविधि से जो कच्चे माल तैयार किए जाते हैं, कच्चे माल जो प्राप्त करते हैं, वो जो है द्वितीय क्रिया पर जो है क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके बाद बात करें भाई तो स्थान की बात करें तो स्थान जो है प्राकृतिक पे, है ना, पर निर्भर करता है। जैसे कि मिट्टी, जलवायु, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चीजों पर, तो इन पर जो है निर्भर रहता है। उसके बाद करेंगे उद्योगों को, है ना, ये जो होगा किस पर होगा, उद्योगों पर, यानी किसी उपयुक्त स्थान पर लगाए जा सकते हैं, यानी उद्योग लगाया जाता है और वो जो है किसी भी स्थान पर लगा करके जो है वो जो है क्या करे, प्राथमिक वस्तुओं को जो है अपना यानी
किसमें बदलते हैं, उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं। वो आपका किसका काम हो गया, वो काम हो गया आपका द्वितीय क्रियाकलाप का। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भाई क्या तकनीकी का उपयोग। देखिए तकनीकी का उपयोग इसमें क्या है, इनमें क्या डिफरेंट है। तकनीकी का उपयोग ये परंपरागत वो तकनीकी का प्रयोग होता है, यानी जो परंपरागत तरीके से जो पहले से किया जाता था वही परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करके जो प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य किया जाता है। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, औद्योगिक जो हथियारों का इस्तेमाल करके जो इसमें तकनीकों का इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय क्रियाकलाप का। एंड बात करेंगे भाई उत्पादन का और स्वरूप, तो ये सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं और ये सीधे सीधे परिवर्तित और निर्मित वस्तु पर जो है वस्तु से प्राप्त करते हैं। ये हो गया आपका मूल्यवर्धन। क्या होता है, कच्चे माल रूप है ना रूप में वस्तुएं प्राप्त होती है और वस्तुओं में मूल्यवर्धन किया जाता है। मतलब द्वितीय क्रियाकलाप क्या करते हैं, यानी प्रकृति के चीजों को जो है बदल करके उसके मूल्य को बढ़ा देता है। जैसे गेहूं आपका 10 रुपया केजी मिल रहा है, मान लीजिए आप उसको अगर आटा में परिवर्तन करके बेचिएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, यानी 20 रुपया केजी मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया भाई, ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप का हो गया, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप का हो गया। तो ये डिफरेंट बताया मैंने, जो कि खास करके आपको कितना नंबर का आता है भाई, तो याद रहेगा 5 नंबर तक भी आपको ये पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से ये सारी चीजें आप लोग भाई नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि जितने सारे चीजें बताया जा रहा है वो आपका पेपर में 100% आना है। इसीलिए कोई भी सीरीज ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूरे कंप्लीट सीरीज को देखना है, किसी भी बच्चे को सीरीज को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, ओके। चलिए भाई अब हम देखेंगे चिकित्सा पर्यटक को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटक है क्या, देखिए चिकित्सा पर्यटक ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आप लोग एमबीबीआई लगा दीजिएगा, एमबीबीआई प्रश्न है। देखिए चिकित्सा पर्यटक होता है क्या, क्या लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति इलाज या सर्जरी या किसी विशेष चिकित्सा सेवा के लिए जो है अपने देश से किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। मतलब अपने इलाज के लिए हो या अपना है ना क्या करने के लिए भाई, अपना सर्जरी करने के लिए है ना कहाँ जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं है ना, ताकि उसमें क्या पड़े, उसका मतलब सस्ता मिले, सस्ता में जो है क्या इलाज हो सके और बेहतर इलाज हो सके। तो क्या करते हैं, जब लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे जगह जाकर के क्या करते हैं, इलाज करते हैं, उसी को क्या करते हैं, चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें भारत में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के कारण कई विदेशी लोग यहाँ पर जो है इलाज के लिए आते हैं और यहाँ चिकित्सा पर्यटन का ये उदाहरण है। मतलब अपना भारत में क्या होता है भाई कि है ना सस्ता में इलाज भी होता है और बहुत उत्तम क्वालिटी का जो है इलाज कराते हैं, इसीलिए अपना भारत में बहुत सारे देश से लोग आते हैं। तो वो क्या आते हैं अपना भारत में, वो चिकित्सा पर्यटक के रूप में आते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका चिकित्सा पर्यटक। मुझे लगता है कि आई होप ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा किसने दी थी और इसका क्या लाभ है। सबसे पहले मुक्त व्यापार है क्या, यह चीज समझना है। देखिए मुक्त व्यापार का विचार सबसे पहले एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था मुक्त व्यापार का विचार सबसे पहले कौन दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था, 1776 में दिया था, अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। किसमें दिया था, द वेल्थ ऑफ नेशन में जो है ये अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसका अवधारणा, मुक्त व्यापार का। कब दिया था, 1776 को। ये पॉइंट आपको नोट करना है। उन्होंने कहा कि यदि श्रम का विभाजन किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में विशेषज्ञ बन जा सकता है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और सबको लाभ मिलेगा। मतलब अगर विभाजन किया जाए तो उत्पादन में क्या होगा भाई, बढ़ोतरी होगा और ये सबको जो इससे क्या होगा भाई, लाभ मिलेगा। इसलिए व्यापार पर रोक टोक नहीं है ना होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए, किसी तरह का जो है उसमें टैक्स नहीं लिया होना चाहिए, किसी तरह का जो है उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ताकि जो है स्वतंत्र रूप से जो है क्या कर सके, व्यापार कर सके। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ये आई होप मुझे लगता है कि ये आपको मुक्त व्यापार के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाता है ग्रामीण आदिवासियों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को मुझे लगता है कि ग्रामीण आदिवासियों के बारे में बहुत सारी भाली भांति आपको चीजें आता होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ग्रामीण में जो है क्या होता है, 5000 से व्यक्ति जो है कम होता है। एक गांव की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, और वहां क्या होगा कि 75% लोग क्या होगा है ना कृषि क्षेत्र में लगा होगा। किसमें लगा होगा भाई, कृषि क्षेत्र में लगा होगा। किसमें लगा होगा, कृषि क्षेत्र में लगा होगा यहाँ के लोग। तो ये आपका जो है ग्रामीण का जो है क्या भाई विशेषता है, जो कि और भी हम बहुत सारी चीजें बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे जो गांव में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, पक्के घर नहीं होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, है ना, विरल होता है, कहीं सघन भी होता है। ये सारे का सारा आपको जो है ग्रामीण का आपको हम जो विशेषता बताने जा रहे हैं, जो कि आपको एक एक चीज समझना है। देखिए ग्रामीण
की जो 5 विशेषता जो है महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि निम्नलिखित है। पहला हम बात करते हैं अगर ग्रामीण की विशेषता, तो ग्रामीण आदिवासी का आकार प्राय छोटा होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, है ना, जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधन और उत्पादन के, है ना, उत्पादन से संभव हो सकता है। मतलब उसका आसपास में जितना क्षेत्र है जिससे वो जो उपज करेंगे उतना ही लोग जो है मतलब क्या बसते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, ये पहला आपका, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा घर होता है और ये है ना क्या होता है कि भाई जितने लोग, जितने एरिया में लोग रहेंगे उस क्षेत्र से जितना उपज होगा, है ना, उसी के हिसाब से लोग जो है रहते हैं। कहीं विरल भी देखते हैं, कहीं सघन भी देखने को मिलता है आपको। तो ये हो गया। अब बात करेंगे भाई दूसरा आपका पॉइंट क्या होगा। दूसरा ये है कि यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना 75% लोग जो है यहाँ जो है क्या प्राथमिक गतिविधियों में लगा रहता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सब के सब प्राथमिक कार्यकलाप में संलग्न रहते हैं। तो ये आपका हो गया इसका। तीसरा आपका क्या मैंने पॉइंट बताया, ग्रामीण आदिवासियों में जनसंख्या घनत्व जो है कम रहता है, बहुत विरल रहता है, विरल बहुत कम रहता है घनत्व है ना। बहुत दूर दूर आपको जो है विरल विरल जो है दूर दूर आपको घर दिखेंगे। उसके भूमि पर मकानों का घनत्व भी जो है गांव में बहुत कम रहता है और मकान जो बने होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, है ना। चलिए ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण आदिवासी में बहुत बिजली, है ना, शुद्ध, देखिएगा बिजली हो गया, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क है, शिक्षा संस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, है ना, इत्यादि की जो है इन सभी चीजों की जो है कहां होती है भाई, गांव में कमी होती है। स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा की कमी हो गया आपका, उसके बाद आपका बिजली का कमी हो गया, सड़क का कमी हो गया, इन सब चीजों का जो आपको यानी खास करके ग्रामीण में जो है आपको कमी देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मुझे लगता है आई होप ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण का विशेषता तो आप लोग बता देंगे ना, बता देंगे ना, बिल्कुल सभी बच्चे बताइए यस। बहुत सिंपल है यार, याद रखना है, सिर्फ याद, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों, ये जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सभी के सभी 5 नंबर वाला है भाई। ये बहुत अच्छे से आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखना है सवाल को, क्योंकि उस लेवल का सवाल है ये सब, ठीक है। अब बात करेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति, है ना, अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, उद्योगों की। जो कल कारखाना फैक्ट्री होता है बड़े बड़े, उसको प्रभावित जो करता है उनके उन कारकों को आपको बताना है। तो इनको कई कारक जो है प्रभावित करते हैं। अगर वही बात करें भाई तो इसका कारक होगा, पहला आपका भूमि होगा। मैं सबसे पहले आपको बताया तो उद्योगों को है ना परंपरागत, है ना, अवस्थिति यानी स्थापना के स्थान को प्रभावित करने वाले अनेक जो है भौगोलिक और आर्थिक कारक है। ये कारक निर्धारित करते हैं कि उद्योग कहां लगाया जाए, है ना, उद्योग कहां लगाया जाए ताकि लागत जो है कम हो और उत्पादन जो है अधिक हो, मतलब उसको लाभ हो सके, लागत भी कम हो और उत्पादन भी अधिक हो सके। तो ये जो है सबसे ज्यादा उद्योगों को प्रभावित करता है, किस जगह पर लगाया जाए ताकि जो है ज्यादा सुविधा होगा, है ना। तो अब देखिए इसमें कई जो है इसका निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण अगर बात करें तो सबसे पहला क्या देखा जाता है भाई, भूमि का कारण। सबसे पहला भूमि यानी जमीन की बात करेंगे। औद्योगिक स्थापना के लिए समतल जमीनी होनी चाहिए, विस्तृत और सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है और जो सस्ती हो और वो क्या हो, मैदानी हो यानी प्लेन हो, ठीक है, ताकि उसमें कम खर्चा आ जाएंगे बनाने में। मैदानी भागों में परिवहन, जैसे कि परिवहन निर्माण, है ना, विस्तार की जो है अधिक से अधिक जो है सुविधा हो, है ना, ऐसे स्थान में जहां जो है मार्ग भी आसानी से मिल जाए, है ना, मार्ग लगा हो ताकि जो है कोई भी सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में बहुत आसानी होगा, है ना। उसकी बाद बात करें भाई क्या होगा आपका पूंजी, है ना। दूसरा कारक क्या होगा भाई, तो याद रहेगा ना आपको, पूंजी सबसे बड़ा कारक है, याद रखना। पूंजी यानी उद्योगों के लिए, ध्यान रहे बच्चों, है ना, उद्योगों के लिए उद्योग की स्थापना, मशीनरी की खरीदी, श्रमिकों के वेतन और कच्चे माल के क्रय, यही तो पूंजी की आवश्यकता होती है ना। उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े बड़े कारखाने, है ना, मशीनों का इस्तेमाल के लिए, है ना, कच्चे माल की खरीदने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, पूंजी होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए। तो ये आपका दूसरा प्रभावित करने वाले कारक है। एंड आपका तीसरा कारक क्या होगा भाई, तो जलवायु। देखिए जहां का जलवायु अनुकूल होगा लोग वहां जो है रहना भी पसंद करते हैं, बसना भी पसंद करते हैं, हर तरह से काम करना भी पसंद करते हैं। ज्यादा बर्फीला या ज्यादा गर्मी इलाके में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कुछ उद्योग जैसे कि दिया हुआ कपास वस्त्र उद्योग के लिए शुष्क, है ना, शुष्क व समशीतल जलवायु हो जाएगा, उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद जहां जैसे कि जलवायु अनुकूल होती है वहां श्रमिकों की कार्य क्षमता जो है अधिक होती है। जहां का जलवायु अनुकूल होता है वहां के जो है ना, जो श्रमिक होते हैं उसका कार्य करने की क्षमता जो है अधिक होता है, लोग उन जगहों पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, है ना। तो वो आपका हो गया जलवायु, ये तीसरा कारक। चौथा कारक मैं आपको बता रहा हूं, श्रम शक्ति तथा बाजार की उपलब्धता। यानी कि जो उद्योग होता है वो खास करके कहां पे, बाजार के निकट यानी शहर के निकट जो है ये जो है तैयार किया जाता है ताकि सामान जो उत्पादन होगा ताकि वो जो है आसानी से अपने सामान को बाजार तक लेके जा सके, है ना। अब बात करेंगे भाई श्रम शक्ति तथा बाजार की उपलब्धता, जहां पर पर्याप्त सस्ती और प्रशिक्षित श्रमिक शक्ति जो है उसको मिल सके, उसके बाद है ना उपलब्ध हो सके और वहां उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।
साथ ही बाजार की नजदीक होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तैयार माल की बिक्री में भी जो है सुविधा होती है। तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान से देखना है ना, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए अब यहां क्या आपका कच्चे माल की उपलब्धता है ना, कच्चे माल की उपलब्धता, ये आपका पांचवा पॉइंट है, ध्यान रहेगा ना आपको। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की निकटता के परिवहन लागत को घटाती है। मतलब खास करके अगर बात करें तो उद्योग जो है उन क्षेत्रों पर लगाया जाता है जहां उसको आसानी से जो है कच्चे माल प्राप्त हो जाए, है ना, कोई जो उसको यानी परेशानी ना हो। इसलिए जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, कोयला हो गया, लोहा ऐसे क्षेत्र के है ना पास स्थापित होते हैं। तो ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा भाई, कच्चे माल की उपलब्धता के निकट ही जो है क्या करते हैं, उद्योगों का स्थापना करते हैं। ये समझ में आ गया, ये भी आपका एक कारक है। उसके बाद परिवहन की सुविधा, जो कि मैंने आपको बता दिया, परिवहन की सुविधा यानी कि जहां उन क्षेत्रों पर जो है ना उद्योगों को स्थापित करेंगे जहां पर आसानी से सड़क जा सके, है ना, और बिजली मिल सके, उसको बहुत तरह का होता है। साथ साथ में देखिए सड़क, रेल, बंदरगाह आदि की उपलब्धता से कच्चा माल लाना और तैयार माल को भेजना उसको आसानी हो सके। वैसे जगह पर जो है क्या करते हैं भाई, वैसे जगह पर ही जो है क्या करते हैं, याद रहे, वैसे ही जगह पर जो है स्थापित करते हैं उद्योग को। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखेंगे बच्चों पांचवा पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा नहीं सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, जल की उपलब्धता, है ना। अगर जल की उपलब्धता की बात करें तो उद्योगों को बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ना। वैसे जगह में जो उद्योग लगाएंगे जहां उसको पानी भी आसानी से मिल सके, ताकि पानी को जो है ना आसानी से अपने जो है फैक्ट्री, अपने उद्योग में ला पाएंगे। यानी कूलिंग, सफाई और प्रोसेसिंग में जो है जो कार्य में जो जल की खपत होती है वो भी उसको आसानी से जो है हो पाए। तो ये आपका हो गया भाई, ये सभी के सभी जो है कारक होता है जो कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए इन सभी चीजों का सभी का ये कारक है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि है ना उद्योगों का कारक क्या भाई, तो आप लोग ये चीजों को नोट कर सकते हैं कि है ना ग्रामीण आदिवासी, तो ये तो बता दिया यार। उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले ये सभी के सभी कारक था, जो कि आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपका कितना नंबर का आता है भाई, ये 5 नंबर का है, जो कि ध्यान से आप लोग देख लिए होंगे। मुझे लगता है आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे बच्चों क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। सबको पता है कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानते हैं कौन कौन सा है। एक तो आप लोग को पता है समानता है, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, स्थिरता हो जाएगा, उसके बाद उत्पादकता, उसके बाद आपका सशक्तिकरण। ये 4 जो है मानव विकास का प्रमुख स्तंभ होता है। अगर भाई समानता की बात करें तो हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों का लाभ मिल सके, तो ये हो गया आपका समानता। दूसरा आपको याद रखना क्या भाई, स्थिरता, ना इसमें क्या होगा क्या है ना, विकास ऐसा होनी चाहिए जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की भी जो है जरूरतों को नुकसान ना पहुंचाए। स्थिरता का मतलब यह है कि आज जो हम लोग यानी आज की पीढ़ी भी जो अच्छे से इसको उपयोग कर सके और आने वाले भविष्य को देखते हुए भी इसका है ना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता लोगों को इस तरह से शिक्षित और है ना अवसर मिलनी चाहिए जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक बन सके। यानी कि लोगों को है ना इस तरह से जो है शिक्षित और क्या कर सके, उसको अवसर मिल सके, ताकि जो वो क्या कर सके, अधिक से अधिक क्या उसके पास क्या हो, अधिक से अधिक यानी उसको कुशल और है ना उत्पादक बन सके, है ना। उसके बाद बात करेंगे भाई सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की बात करें, लोगों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी हो अधिकतर मिलनी चाहिए। मतलब अपने से खुद से वो फ्रीडम होनी चाहिए, वो खुद से उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो, इतनी क्वालिटी हो कि वो खुद से जो है किसी भी चीज का जो क्या कर सके भाई, स्टेप ले सके। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों का क्या था भाई, 7वां क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या बताया, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ, उसमें से आप लोग नोट कर लेंगे समानता, है ना, समता, उसके बाद आपका क्या सशक्तिकरण, उत्पादकता, ये सभी के सभी आपको याद कर लेना। ये 4 प्रमुख स्तंभ है मानव विकास के, जो कि मुझे लगता है कि नोट कर लिए होंगे। क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र है ना। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि मानव विकास के जो प्रवर्तक है कौन है, डॉक्टर महबूबुल हक है, जो कि कहां के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बिल्कुल नोट करना है, कहां के रहने वाले भाई, पाकिस्तान के रहने वाले। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक है। और याद रखिए मानव विकास जो है 3 मूलभूत क्षेत्र है इसका। पहला आपको स्वास्थ्य याद रखना है, शिक्षा याद रखना है, और उसके बाद आपका संसाधन तक पहुंचिए, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि अगर किसी भी देश या किसी भी राज्य का अगर वहां का क्या निकाला जाए भाई, मानव विकास निकाला जाता है, ये तीनों चीजों को देखता है। वहां के साक्षरता दर को देखता है, स्वास्थ्य की स्थिति को देखता है, उसके साथ साथ आपका जो है
संसाधन तक पहुंच क्या है, इन सब चीजों को इक्वल करके जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि दिया हुआ है। मैंने कहा था ना आपको, यहां आपका दिया हुआ है, पहला स्वास्थ्य दिया है, लोग स्वास्थ्य और लंबी जीवन है ना जी सके, उसे मापा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी इसका जो है देखा जाता है। उसका शिक्षा, सभी को शिक्षित प्राप्त करने का अवसर मिल सके, इसे दो तरीकों से मापा जाता है, एक औसत शिक्षा अवधि और एक अपेक्षित जो है शिक्षा अवधि। तो ये दो तरीके से मापा जाता है। एक मानक जीवन का स्तर, यानी लोगों के पास पर्याप्त संसाधन हो ताकि वह अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने बताया ना कि संसाधन तक पहुंच कितना उसका, तो ये आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, याद रखेगा, याद रहेगा आपको ना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र है जो कि आपको याद रखना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, ये 3 चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया आप लोगों का? मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम। बहुत सिंपल, एक संसाधन भूगोल और एक आपका कृषि भूगोल हो जाएगा। ये जो है आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र है, जो कि मुझे लगता है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ये भी 2 मार्क्स का आपका देखने को मिलता है। चलिए अब देखेंगे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन कहा हुआ जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है, मत्स्य पालन के प्रकार बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा, मत्स्य पालन के प्रकार बताइएगा। देखिए भाई, मत्स्य पालन के है ना, मत्स्य पालन का मतलब पहले सबसे पहले आपको समझना है, मत्स्य पालन का मतलब मछलियों को पकड़ना या पालना, है ना। जो समुद्र में कोई क्या करते हैं भाई, मछली को मारते हैं, या कोई क्या करते हैं, तालाब जो है खोद करके उसमें मछली जो है, मछली का पालन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं। उससे क्या करता है, अर्निंग करता है, मछली को फिर बाजार में जाके बेचता है, उससे क्या करता है भाई, अर्न करता है। उसके बाद ये 2 टाइप का होता है, इसका 2 प्रमुख होते हैं, प्रकार होते हैं, एक समुद्र मत्स्य पालन, एक होता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन। समुद्र जो कि जो है समुद्र है ना, समुद्र से मछली को जो है ना निकालते हो, समुद्र मत्स्य पालन हो जाएगा। और अंतर्देशीय जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, झील में जो है मछलियों को पकड़ते हैं या उसको जो है पालते हैं। तो ये हो गया आपका 2 कारक, एक होता है समुद्री और एक होता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन। ठीक है, ये रखने और बेचने दोनों के लिए जो किया जाता है। जैसे कि इसमें राज्य कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, इसमें प्रथम स्थान पे है केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सब देश जो है किसमें आता है भाई, इन सब देश किसके लिए, मत्स्य पालन में जो है प्रमुख देश आते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है खनन क्या है भाई, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनन के बारे में आपको जानना है। खनन क्या है, देखिए खनन का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, यानी जो खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, पेट्रोल है ना, को निकालना, इसी को जो है खनन कहलाता है। खनन का मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो नीचे जो है खनिजें पाई जाती है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। आपको याद होनी चाहिए, ये बड़ी मशीनों और श्रमिकों की इसमें जो है मदद से जो है इसको, ये बड़ी मशीनों और श्रमिकों की मदद से जो है किया जाता है। बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे मजदूरों का इस्तेमाल करके जो है ये जो है की जाती है। खनिजों का उपयोग इस उद्योगों में होता है, जैसे कि खास करके इसमें झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ है ना, खनन के लिए जो है ये प्रमुख है। ठीक है, तो ये आप लोगों का था बच्चों 11वां क्वेश्चन तक मैंने जो कि जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बता दिए हैं और इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। ये जो सीरीज जो चल रहा है, ये सीरीज को आपको पूरा कंप्लीट करना है सब्जेक्टिव का, और इससे बाहर आपको बच्चों देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए ईमानदारी पूर्वक सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो सकेंगे। ठीक है, अब एक चीज ये है, जिसको भी जिस बच्चे को नोट्स लेना है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर दीजिएगा 9162055090। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे नोट्स लेना है। और बच्चों जो कि ये नोट्स ऐसा नोट्स है, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाया, इसी नोट्स से सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि क्लास आपको पसंद आया है, और मिलते हैं बच्चों आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।